आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा पांडे। आज आप लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख तथ्य, इम्पॉर्टेंट तथ्य। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल की विशेषताएं क्या थी। देखिए, प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र थे वह आदिम चित्रकारों ने बनाए थे। आदिम चित्रकारों को ओझा चित्रकार भी कहा जाता था। प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र थे, देखिए उनकी विशेषताओं में नंबर 1, 2, 3, देखिए सबसे बड़ी विशेषता उनकी थी कि रेखा प्रधान चित्र थे। जो प्रागैतिहासिक काल के चित्र थे, या आप कहेंगे कि भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान कला है। तो ये चित्रकार रेखा चित्रकार थे। रेखाओं का बहुत ही अच्छा प्रयोग करते थे। रेखा प्रधान कला थी ये। दूसरा था, यहाँ के चित्रकार ओझा कहलाते थे। यहाँ के चित्रकार ओझा कहलाते थे। ओझा कहलाते थे। तीसरी बात यहाँ ये आ रही है कि यहाँ पर खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। खनिज रंगों का वॉश टेक्निक को हिंदी में कहते हैं, धवन चित्र। और धवन चित्र को और हिंदी में जाएंगे आप तो कहेंगे प्रक्षालन विधि। लोक कला का आविष्कार या उद्भव यहीं से होता है। और यहीं से आपकी लोक कला का इन्वेंशन, वॉश टेक्निक, धवन चित्र, खनिज रंगों का प्रयोग। यहाँ के चित्रकार ओझा कहलाते थे। रेखा प्रधान चित्र थे। यहाँ के चित्र रेखा प्रधान चित्र थे। और यहाँ पर ये देखिए, आप लोगों को ये नई चीज लग रही होगी, वॉश टेक्निक। हो सकता है नई चीज लगे वॉश टेक्निक। तो मैं आपको बता दूं वॉश टेक्निक क्या थी। वॉश टेक्निक भारत में वॉश टेक्निक के जन्मदाता कौन है? अवनींद्रनाथ ठाकुर। यह शैली भारत में कहाँ से आई थी? जापान से आई थी। जापान से यह शैली भारत में लाने का श्रेय अवनींद्रनाथ टैगोर को है। लेकिन यह इस शैली का उद्भव प्रागैतिहासिक काल में ही हो चुका था। कैसे? देखिए कैसे, मैं बताती हूँ। मैंने आपको जब प्रागैतिहासिक काल मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ के चित्र खोद कर बनाए गए हैं। प्रागैतिहासिक काल का मानव चित्रों को खोद कर चित्रण करता था, चित्र खोद कर बनाता था। और उसके औजार क्या हुआ करते थे? नुकीले पत्थर, हड्डी, लकड़ी के औजार हुआ करते थे। तो वह चित्र खोद कर बनाता था। ऐसे कुछ बीच में ऐसी लाइन बन जाती थी और उसी लाइन में वह ऐसे जो रंग होता था उसको पीस के ऐसे हथेली पर रख के ऐसे फूंक दिया करता था और यहाँ रंग फिक्स हो जाया करता था। लेकिन कहीं ज़्यादा फिक्स हो जाता था, कहीं कम फिक्स हो जाता था। इस वजह से उसको वॉश करता था, पानी से बार बार ऐसे छींटा मार के ऐसे करके धुलता था। तो इसी विधि को प्रक्षालन विधि कहा गया है और इसी विधि को इंग्लिश में वॉश टेक्निक के नाम से जाना जाता है। इसलिए कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि वॉश टेक्निक का उद्भव कहाँ से दिखाई देता है, तब आप कहेंगे वॉश टेक्निक का उद्भव आपके प्रागैतिहासिक काल से दिखाई देता है। देखिए, ज़्यादा वर्क आधुनिक काल में जरूर हुआ है। अगर चरमोत्कर्ष पूछता है तब आप आधुनिक काल करते हैं। अन्यथा अगर पूछता है कि वॉश टेक्निक का उद्भव कहाँ से दिखाई देता है, तब आप कहेंगे कि प्रागैतिहासिक काल से इसकी शुरुआत मान ली जाती है,
हो जाती है, इन्वेंशन हो जाती है, लेकिन उसके बाद कोई कार्य यहाँ पर नहीं होता है और सीधे आधुनिक काल में यह शैली अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त करती है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात मैंने यहाँ लिखी है लोक कला का आविष्कार। लोक कला को इंग्लिश में फोक आर्ट कहते हैं। फोक आर्ट, फोक आर्ट कहते हैं। इसका इन्वेंशन भी प्रागैतिहासिक काल में हो चुका था। कैसे हो चुका था आइए देखते हैं। यहाँ के जो चित्र थे प्रागैतिहासिक काल के मानव ने कुछ चित्र इस तरीके से बनाए हैं। आड़ी खड़ी तिरछी पड़ी रेखाओं का प्रयोग यहाँ के मानव ने किया है और कुछ इस तरीके के चित्र बनाए हैं। इसीलिए यह लोक कला में आज भी आप देखते होंगे, जैसे कोहबर, कोहबर कहाँ की लोक कला है? उत्तर प्रदेश की। तो आप देखते होंगे कि वहाँ जो चित्र बनते हैं, जैसे रंगोली में जो चित्र बनाए जाते हैं वह बहुत ही कम रेखाओं का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। इसीलिए लोक कला का उद्भव की बात आएगी तो लोक कला का उद्भव प्रागैतिहासिक काल में हो चुका है। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा कि लोक कला का रूप हमें किस कला में वर्तमान में दिखाई देता है, तब आप कहेंगे जनजातीय कला में लोक कला का रूप आज भी हमें दिखाई देता है। देखिए अब बात आती है चित्रण विषय की। प्रागैतिहासिक काल के चित्रण विषय क्या थे? चित्रण विषय क्या थे? तो प्रागैतिहासिक काल का चित्रण विषय सिर्फ और सिर्फ क्या था? जानवर थे। सिर्फ जानवर, मुख्य रूप से क्या थे? जानवर, मुख्य रूप से क्या थे? जानवर। क्योंकि देखिए जहाँ प्रागैतिहासिक काल का मानव निवास करता था वह जानवरों के साथ में रहता था, तो मुख्य चित्रण विषय उसका जानवर हुआ करता था, क्योंकि वह उन्हीं को देखता था और किसी को देखता नहीं था, क्योंकि और कोई था ही नहीं तो देखेगा किसको। लेकिन जैसे जैसे मानव बुद्धिमान होने लगा, जैसे जैसे समझदार होने लगा, वैसे वैसे उसने युद्ध के चित्र, स्त्री के चित्र, पुरुष के चित्र, नृत्य के चित्र, सबके चित्र इसने बनाए हैं। इसलिए अगर ऑप्शन में कुछ इस तरह के का रहेगा ऑप्शन आपका कि जानवर, पशु, पक्षी, मानव, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, तब आप उस कंडीशन में उपरोक्त सभी को टिक कर देंगे। ऐसे उपरोक्त सभी लगा देंगे। यदि ऑप्शन में जानवर है और युद्ध के दृश्य है, युद्ध के दृश्य, जानवर, युद्ध के दृश्य है, युद्ध का दृश्य और जानवर और संगीत नृत्य और उपरोक्त सभी दिया रहे चाहे न दिया रहे, अगर मुख्य रूप से बात आती है तो आप जानवर को ही टिक करेंगे। जानवर वहाँ का मुख्य विषय हुआ करते थे। जानवर वहाँ के मुख्य विषय हुआ करते थे। चित्रण विषय हो गया। ब्रश की बात आती है। ब्रश, ब्रश में वो क्या इस्तेमाल करता था? नुकीले पत्थर, नुकीले पत्थर, हड्डी और नुकीले पत्थर, हड्डी और लकड़ी, लकड़ी का प्रयोग किया करता था। तीनों, अगर तीनों ऑप्शन में रहेगा, उपरोक्त सभी रहेगा, तब आप सभी को टिक करते हैं। अगर तीन और एक और कोई ऑप्शन रहता है 4 करके, तब आप उस कंडीशन में पत्थर को ही टिक करेंगे, क्योंकि वह पाषाण काल था, इसलिए पत्थर को ही आपको टिक करना होगा। देखिए खनिज रंग, भूमिज रंग, ऐसे भी कुछ करके ऑप्शन देता है, तब आप जानिए सिर्फ और सिर्फ खनिज रंग ही लगाएंगे। खनिज रंग, भूमिज रंग दे देता है तो आप क्या करेंगे? खनिज रंग को ही टिक करेंगे, भूमिज रंग को टिक नहीं करेंगे। या मिट्टी के रंग, अगर कुछ इस तरीके का ऑप्शन रहेगा मिट्टी के रंग, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में आप सिर्फ और सिर्फ खनिज रंग को ही टिक करेंगे और ये आप भूमिज रंग, मिट्टी के रंग नहीं लगाएंगे। लेकिन यदि ऑप्शन में खनिज रंग नहीं रहता है, सपोज खनिज रंग नहीं रहता है, मिट्टी के रंग और भूमिज रंग रहता है, उस कंडीशन में आप भूमिज रंग को टिक करेंगे, मिट्टी के रंग नहीं टिक करेंगे। लेकिन यदि
ऑप्शन में जल रंग, तैल रंग, मिट्टी के रंग रहता है, उस कंडीशन में आप मिट्टी के रंग यूज करेंगे। इस तरीके से आपको आंसर देना होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, ऐसे ही पढ़िए और आप देखेंगे आपका कितना इम्प्रूवमेंट अच्छे तरीके से हो रहा है। ब्रश की बात आ गई। चित्रण विषय धरातल। धरातल को किन किन नामों से जानते हैं पहले ये जानिए। धरातल को टेक्सचर कहते हैं, टेक्सचर। धरातल को वयन कहते हैं, पोत कहते हैं, पोत कहते हैं। इतने नामों से टेक्सचर को, धरातल को जानते हैं। टेक्सचर, वयन, पोत, इतने नामों से जानते हैं। और इनके जो धरातल हुआ करते थे वह सिर्फ और सिर्फ शैल हुआ करते थे, चट्टान हुआ करती थी, चट्टानों की दीवार व छत हुआ करती थी। इसीलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, भित्ति चित्रण नहीं था, शैल चित्र थे। यहाँ पर चट्टानों पर चित्र बनाए गए थे, भित्ति चित्रण की बात नहीं होगी। अगर भित्ति चित्रण ऑप्शन में दिया है, शैल चित्र कहीं नहीं दिया है, कागज पर, कपड़े पर, भित्ति पर, उस कंडीशन में आप भित्ति चित्र को लगा देंगे। अन्यथा जब आपका शैल रहेगा बिल्कुल नहीं लगाना है, भित्ति चित्र बिल्कुल नहीं लगाना है। ध्यान दीजिएगा ये सारी बातें। अब यहाँ पर रंगों की बात हो गई, चित्रण विषय की बात हो गई, ब्रश की बात हो गई, धरातल की बात हो गई। अब रंग का प्रयोग वो कैसे करते थे। रंग का प्रयोग आदिमानव खनिज रंगों को पीस कर, सिल पर पीस कर, पत्थर पर पीस कर, उसको जो है पशुओं की चर्बी में रंग मिलाकर और चित्रण करता था। मुख्य रूप से लाल रंग का प्रयोग हुआ है, मुख्य रूप से लाल रंग का प्रयोग हुआ है। ऐसा नहीं है कि हरा और पीला और काले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है, हुआ है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में सिर्फ और सिर्फ लाल रंग का ही प्रयोग हुआ है। और दूसरी बात यह है विद्यार्थियों कि यहाँ का जो जीवन शैली थी वो आदिम शैली थी, जो यहाँ की चित्र शैली थी वह आदिम चित्र शैली थी। इसलिए ध्यान दीजिएगा, आदिम चित्र शैली थी। और यहाँ का मानव पशुओं की चर्बी में रंग को मिलाकर यूज करता था। रंग घोलने के लिए वह पशुओं की जो पुट्ठे की हड्डी होती है, जो ऐसे रहती है, थोड़ा सा गहरी रहती है, पुट्ठा मतलब पीठ की हड्डी, वह थोड़ी सी गहरी रहती है, प्याले नुमा रहती है, उसका प्रयोग करता था। अर्थात हड्डी के जो हड्डी की कटोरी टाइप से होती है उसका प्रयोग वह रंग घोलने के लिए किया करता था। इसी तरीके से अपना जीवन उसने यापन किया और इसी तरीके के अपने चित्र बनाए। इन चित्रों को देखने के बाद आपको क्या समझ में आता है? इन चित्रों को देखने के बाद आपको यह समझ में आता है कि उनकी जीवन शैली क्या थी, उनका रहन सहन, जीवन शैली में सारी चीज़ें आ गई, रहन सहन, खान पीन, उनका स्वभाव क्या था, सारी चीज़ें यहाँ से स्पष्ट हो जाती हैं। यही कारण है कि जब भी हमारी चीज़ों का हमको पता चलता है तो किससे पता चलता है? हमारी संस्कृति और सभ्यता से पता चलता है। हमारी संस्कृति और सभ्यता से ही हम दूसरे देश की चीज़ों को जान पाते हैं, अपने देश की चीज़ों को जान पाते हैं। इसीलिए संस्कृति और सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान होता है हमारे जीवन में। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई भी आपको समस्या हो, लग रहा हो कि कोई भी परेशानी आपको पढ़ने में हो रही है, तो ऐसे ही कमेंट्स के द्वारा, फ़ोन के द्वारा आप पूछ सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ना चाहता हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ना चाहता हो, वो इस नंबर पर संपर्क कर ले। हमारा मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर 8454004467। ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर विद्यार्थी फ़ोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। जो विद्यार्थी इलाहाबाद में रहते हो उनके लिए ऑफलाइन क्लास भी अवेलेबल है। आके संपर्क करके अपनी क्लास को सुचारू ढंग से ले सकते हैं। देखिए, कंपटीशन बहुत टफ है और पढ़ने का तरीका आपको होना चाहिए। कोई कंपटीशन टफ नहीं रह जाता है और आप गलत तरीके से पढ़ने लगते हैं, भरमार पढ़ने लगते हैं, चीज़ों की भरमार पढ़ने लगते हैं और सीक्वेंस जानते ही नहीं हैं, छोटी चीज़ों को जानते ही नहीं हैं, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं आपको पता ही नहीं है, बस टोटल हिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं। ऐसे सिलेक्शन से आप दूर हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको सिर्फ कला पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती है। आप एक चीज़ जान लीजिए, कला
हिस्ट्री नहीं है, कला स्वयं कला है। और कला के टीचर कला का वैकेंसी निकालते, जो कला की वैकेंसी होती है वह सिर्फ कला के लिए निकलती है, न कि हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री की वैकेंसी निकाली जाती है और कला के लिए कला की वैकेंसी निकाली जाती है। उसी अकॉर्डिंग आपकी परीक्षा भी होती है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, उल जलूल के मैटर में ना फंसिएगा, ना पढ़िएगा। जहाँ से क्वेश्चन की डिमांड है, वास्तव में कला क्या है, उसी तरीके से आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।